किसी बिलियनियर्स की मानसिकता को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पैसे को लेकर उनकी सोच आम इंसान से बिल्कुल अलग क्यों होती है। इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है, इनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने का माध्यम नहीं है, बल्कि पैसा बढ़ाने, मल्टीप्लाई करने और आगे ले जाने का एक हथियार है। जबकि अधिकतर लोगों के लिए पैसा आते ही खर्च होने के लिए बना होता है। आज हम इसी फर्क को बहुत ही गहराई से समझेंगे और उन 5 नियमों को उजागर करेंगे जो अमीरों को गरीबों से अलग करते हैं। इन नियमों को ठीक से समझने के लिए हमने दर्जनों वार्षिक रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज और आर्थिक घटनाओं का बारीकी से अध्ययन किया है, ताकि आपको सिर्फ प्रेरणादायक बातें नहीं बल्कि व्यावहारिक सच सुनाया जाए। अब इस सफर में आपके मन में 2 सवाल आने चाहिए। पहला, दुनिया के सबसे धनी उद्योगपतियों में से एक इतनी संपत्ति होने के बावजूद अपनी निजी जिंदगी में एक बेहद महंगी और आलीशान चीज खरीदने से क्यों बचते हैं? और दूसरा, 2 ऐसे देश जिनके पास एक जैसे प्राकृतिक संसाधन थे, एक ही समय पर शुरुआत की, फिर एक देश आज बेहद समृद्ध है और दूसरा देश आर्थिक तबाही से जूझ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इन दोनों सवालों के जवाब आज हम जिन 5 नियमों की बात करेंगे उन्हीं में छिपे हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की पूरी संपत्ति जब्त करके हर इंसान में बराबर बांट दी जाए तो क्या होगा? कुछ ही वर्षों में ये पूरी दौलत फिर से उन्हीं चंद हाथों में वापस चली जाएगी, क्योंकि फर्क सिर्फ लाइफस्टाइल का नहीं है, फर्क माइंड स्टाइल का है। और आज की वीडियो के अंत में हम एक बड़े भारतीय कॉर्पोरेट इवेंट की गहराई से पड़ताल करेंगे और उसमें छिपा वो सबक आपके सामने रखेंगे जो सैकड़ों किताबें भी नहीं सिखा पाती। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आप अपने आर्थिक भविष्य का एक बेहद जरूरी हिस्सा गवा देंगे। तो आइए समझते हैं। रूल नंबर 1, पहला नियम है मुसीबतों के लिए हमेशा तैयार रहना। साल 2020 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया कोविड के झटके से जूझ रही थी, तब भारत में 2 अलग अलग कहानियां एक साथ लिखी जा रही थी। एक तरफ एक बड़ा निजी बैंक जिसने वर्षों तक जोखिम भरे कर्ज बांटे, बिना किसी सुरक्षा कवच के, बिना किसी आपातकालीन योजना के, कुछ ही महीनों में डूबने की कगार पर आ गया। जमाकर्ता रातों रात अपना पैसा निकालने के लिए बैंक शाखाओं के बाहर कतार लगाकर खड़े हो गए और अंततः उसे बचाने के लिए खुद सरकार और रिजर्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने संकट आने से ठीक पहले अपनी कंपनी को पूरी तरह कर्ज-तीन मुक्त बनाने के लिए विदेशी निवेशकों से भारी मात्रा में पूंजी जुटा ली थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी उस समय बहुत आलोचना भी हुई थी, क्योंकि बाजार को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इतनी पूंजी जुटाने की जरूरत क्या है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब पूरी दुनिया का बाजार हिल रहा था, रिलायंस के पास इतना नकद भंडार था कि वो न सिर्फ बची रही बल्कि उसी संकट के दौर में नई डिजिटल और रिटेल साझेदारियां करके और मजबूत होकर उभरी। यही है असली सबक। जो लोग संकट से पहले अपनी सुरक्षा तैयार कर लेते हैं, वही संकट में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, जबकि बिना तैयारी वाले उसी संकट में सबसे पहले टूटते हैं। रूल नंबर 2, क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर और आवश्यकता के बीच का फर्क। अब यहीं पर हमारे पहले सवाल का जवाब छिपा है। दुनिया के सबसे धनी उद्योगपतियों में से एक हैं जेफ बेजोस, जिनकी संपत्ति इतनी है कि वे चाहें तो हर दिन एक नया प्राइवेट आइलैंड खरीद सकते हैं। लेकिन वर्षों तक वे एक बेहद साधारण घर में रहे और खुद बताया था कि शुरुआती सालों में उनका दफ्तर का डेस्क एक पुराने दरवाजे को काटकर बनाया गया था। उन्होंने साफ कहा था कि हर डॉलर जो दिखावे में खर्च होता, वो उतना ही कम पूंजी बचती जो व्यापार को आगे बढ़ाने में लगती। यही असली फर्क है क्रय शक्ति और जरूरत के बीच। दूसरी तरफ देखिए, आम मध्यम वर्ग का व्यवहार, तनख्वाह आते ही सबसे पहला काम होता है नया फोन, नई गाड़ी या दिखावे की कोई चीज खरीदना। जबकि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं, आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनका एक मशहूर विचार है कि अगर आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। यही है असली सबक। कर्ज पर खड़ी शान शौकत संपत्ति नहीं, एक देनदारी होती है। रूल नंबर 3, बचत को निवेश की आदत में बदलना। यहाँ हमारे दूसरे सवाल का जवाब मिलता है। सोचिए, 2 एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, सिंगापुर और श्रीलंका, दोनों ही छोटे राष्ट्र, दोनों के पास सीमित प्राकृतिक संसाधन और दोनों ने आजादी के बाद लगभग एक जैसी शुरुआत की थी। लेकिन सिंगापुर की सरकार ने एक बेहद अनुशासित रणनीति अपनाई। हर साल की बचत और व्यापारिक आय को खर्च करने के बजाय उससे दीर्घकालिक सॉवरन निवेश फंड्स जैसे GIC और टेमासेक में व्यवस्थित रूप से लगाया गया। दशकों की इस अनुशासित निवेश आदत ने सिंगापुर को आज दुनिया के सबसे मजबूत और भरोसेमंद वित्तीय केंद्रों में से एक बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। भारी विदेशी कर्ज लेकर अल्पकालीन दिखावटी परियोजनाओं पर खर्च किया। सब्सिडी और अनियंत्रित आयात से अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। इसका नतीजा
2022 में एक भयंकर आर्थिक पतन के रूप में सामने आया, जब देश के पास ईंधन, दवाइयां और यहाँ तक कि खाद्य पदार्थ खरीदने तक के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी और आम जनता को घंटों कतार में खड़े होकर पेट्रोल के लिए इंतजार करना पड़ा। फर्क साफ है, जो पैसा बिना सोचे समझे, बिना अनुशासन के खर्च होता जाता है, वो सिर्फ एक डरा हुआ निष्क्रिय संसाधन है। लेकिन जो पैसा धैर्य और अनुशासन के साथ निवेशित होता है, वो खुद एक चुंबक बन जाता है, जो आने वाले वर्षों में और भी पैसे को अपनी ओर खींचता है। आदत नंबर 4, बाजार की घबराहट में रणनीतिक कदम। जब भी बाजार गिरता है, अधिकतर लोग डर के मारे अपनी संपत्ति बेच देते हैं, लेकिन इतिहास के महानतम निवेशक इसी क्षण का इंतजार करते हैं। 1963 में जब अमेरिकन एक्सप्रेस एक भयंकर घोटाले में फंस गई और कंपनी का शेयर रातों रात लगभग आधा गिर गया, तब पूरा बाजार उस कंपनी को डूबा हुआ मान चुका था। लेकिन वॉरेन बफेट ने गहराई से पड़ताल की, ये समझा कि असली ब्रांड और ग्राहकों का भरोसा अब भी कायम है, और उन्होंने अपनी लगभग पूरी पूंजी उसी डूबते हुए शेयर में झोंक दी। अगले कुछ ही सालों में ये दाव उनकी सबसे बड़ी कमाई में से एक बन गया। यही रणनीति हमें भारत में भी दिखती है। 2013 में जब रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरा और विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से तेजी से पैसा निकाल रहे थे, तब समझदार निवेशकों ने उसी घबराहट के दौर में मजबूत निर्यात आधारित कंपनियों में निवेश किया और अगले कुछ वर्षों में अपनी पूंजी को कई गुना बढ़ा लिया, जबकि आम निवेशक डर के मारे नुकसान में ही अपने शेयर बेचकर बाहर निकल गए। अब समझते हैं आदत नंबर 5, तुलना का जाल। अब बात करते हैं उस बड़े भारतीय कॉर्पोरेट इवेंट की जिसका वादा हमने शुरुआत में किया था। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर का भव्य उद्घाटन हुआ था, जिसमें दुनिया भर के बड़े कलाकारों की परफॉर्मेंस, अरबों रुपए की सजावट और सैकड़ों करोड़ों का आयोजन खर्च शामिल था। तो आम जनता ने इसे सिर्फ फिजूल खर्ची समझकर काफी आलोचना भी की। लेकिन अगर आप गणित और रणनीति की नजर से देखें तो ये खर्च दरअसल एक सुनियोजित बिजनेस निवेश था। ये एक सोची समझी ब्रांडिंग थी। ये वैश्विक निवेशकों और साझेदारों को आकर्षित करने का एक मंच था। ये खर्च कंपनी की कुल संपत्ति के एक बेहद छोटे प्रतिशत से आया और आगे कई गुना व्यावसायिक अवसरों के रूप में वापस आया। लेकिन जब एक मध्यम वर्गीय परिवार इसी भव्यता की नकल करने के लिए कर्ज लेकर अपनी सालों की बचत लुटाकर कोई आयोजन करता है, तो ये निवेश नहीं, ये एक बहुवर्षीय आर्थिक जाल बन जाता है। यही है तुलना का सबसे बड़ा खतरा। दूसरों की नकल करना अपनी हैसियत भूलकर अपने आप में खुद के लिए बहुत बड़ा संकट है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ जानकारी देना नहीं है, हमारा मिशन है हर भारतीय परिवार को आर्थिक रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना, ताकि आने वाली पीढ़ियां कर्ज के जाल में नहीं बल्कि सही निवेश की समझ के साथ बड़ी हों। यही असली राष्ट्र निर्माण है, एक एक परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अगर हमारी विचारधारा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। अब अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ चुके हैं, हालांकि यहाँ तक कम लोग ही आते हैं, तो मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला, ईमानदारी से सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा खर्च है जो सिर्फ दिखावे के लिए किया गया और आज भी आप पर बोझ बना हुआ है? और दूसरा, क्या आपने कभी किसी और की जीवन शैली की नकल करने के चक्कर में अपनी असली आर्थिक हैसियत को नजरअंदाज किया है? नीचे कमेंट में हमें ईमानदारी से बताइए।